हेलो एवरीवन। आज हम लोगों का सीपीसी का 5वां और आखिरी दिन है, जिसमें आज ऑर्डर 18 से लेकर ऑर्डर 51 जो लास्ट ऑर्डर है आप लोगों का, हम लोगों का, यहाँ तक आज पढ़ेंगे। आज सीपीसी भी कंप्लीट हो जाएगी। 5 दिन में पूरी सीपीसी हमने आपको दे दी है। शुरू के 3 दिनों में आपको सेक्शन वाला पोर्शन मिला है और लास्ट के 2 दिनों में ऑर्डर्स मिले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्डर 18 नियम 3। आदेश 18 नियम 3 कहता क्या है कि जहां कई विभागक हैं वहां साक्ष्य। इस ऑर्डर 18 नियम 3 का मतलब क्या है, होता क्या है, दो पक्षकार होते हैं और दोनों पक्षकारों के बीच कई विभागक तथ्य होते हैं, कई विवादित तथ्य होते हैं, वहां पर साक्ष्य की बात आती है। तो ये आदेश 18 नियम 3 कहता है कि मान लीजिए एक पक्षकार कोई बात साबित करना चाह रहा है और उसको उसने साबित करना शुरू किया, उसने प्रारंभ किया, या फिर दूसरा पक्षकार कोई बात साबित करना चाह रहा है, उसने प्रारंभ किया, तो होगा क्या, कोई भी पक्षकार जो बात को प्रारंभ करेगा, दूसरा उसका एक पक्षकार जब अपने साक्ष्य को प्रस्तुत करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, और फिर दूसरे से संबंधित कोई साक्ष्य है तो वो प्रस्तुत करेगा, फिर ये पहला वाला पक्ष उसका उत्तर देगा, जवाब देगा। इस तरह से न्यायालय के समक्ष कई एक विवादित तथ्य होंगे, कई एक विवादित तथ्य होंगे, जिनका इस तरह से साक्ष्य लिया जाएगा। एक पक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, दूसरा उसका जवाब देगा, मतलब उसका विरोध करेगा। इस तरह से सभी का साक्ष्य एक एक करके बारी बारी से न्यायालय लेगा, सुनेगा, दोनों पक्ष को उसको सुनेगा और मामले को निपटाएगा। ये कहलाता है आपका आदेश 18 नियम 3। और जो भी तथ्य होंगे, जो मामले में विवादित तथ्य हैं, उन्हीं तथ्यों को विशेष रूप से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे वो आरंभ करने वाला पक्षकार हो, चाहे फिर उसका जवाब या उत्तर देना वाला पक्षकार हो। उन सारे तथ्यों को, उन मामलों को न्यायालय सुनने के बाद निर्धारित करेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर पूछा गया है 1-2 बार तो हमने आपको पढ़ा दिया। अभी आदेश 19 नियम 1, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहता है किसी बात के शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाने के लिए आदेश देने की शक्ति। आप लोगों से पूछा जाता है कि शपथ पत्र की बात किस आदेश में है, तो आदेश 19 नियम 1 में शपथ पत्र की बात हुई है। इस आदेश 19 नियम 1 में बताया गया है कोई भी न्यायालय क्या करेगा, जो जितने भी पर्याप्त कारण हैं उन सबको साबित करने के लिए आदेश दे सकेगा कि आप उन सारे तथ्यों को क्या करिए, शपथ पत्र द्वारा साबित करिए। और कोई भी साक्षी जो शपथ पत्र पर अपने साक्ष्य देगा, उसको युक्तियुक्त अवसर देगा न्यायालय। अब एक इसमें परंतु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु ये कहता है, परंतु न्यायालय को अगर ये प्रतीत होता है कि दोनों में से कोई भी पक्षकार सद्भाव से ये चाहता है कि यहाँ पर प्रतिरक्षा लिख गया है, इसको आप प्रतिपरीक्षा कहेंगे, प्रतिपरीक्षा कर लेंगे, एक शब्द को काट के, प्रतिरक्षा शब्द को काट के आप प्रतिपरीक्षा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है, अगर न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार सद्भाव से ये चाहता है कि किसी तथ्य के बारे में, किसी साक्ष्य के बारे में, किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा की जाए, तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि ऐसे साक्षी को पेश किया जाए और उसकी प्रतिपरीक्षा का आदेश दे सकेगा। और यहाँ पर शपथ पत्र द्वारा तथ्यों को साबित नहीं किया जा सकेगा। कहने का मतलब है, न्यायालय को लगने लगा, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिससे न्यायालय को प्रतीत हुआ कि इस मामले में शपथ पत्र पर्याप्त नहीं है, साक्षी को पेश किया जाना चाहिए, साक्षी की प्रतिपरीक्षा किया जाना चाहिए, तो न्यायालय प्रतिपरीक्षा का आदेश देगा और उस साक्षी की प्रतिपरीक्षा करेगा। फिर आदेश 20 नियम 1, आदेश 20 एग्जैक्टली निर्णय कब सुनाया जाएगा, इससे संबंधित है। हमने सीआरपीसी में आपको एक धारा पढ़ाई है, धारा 353, इसमें पूरा बहुत विस्तृत रूप से हमने पढ़ाया है। आप सीआरपीसी का हमारा मामला देख सकते हैं, क्योंकि ये वहाँ पर बहुत बड़ा पढ़ाया है हमने आपको कि कैसे होता क्या है। पहले सारे साक्ष्य लिए जाते हैं, फिर निर्णय सुना, या तो निर्णय तुरंत सुना दिया जाता है खुले न्यायालय में, या फिर न्यायालय तारीख देता है कि फला तारीख को आप पक्षकार आइए, फिर हम आपको निर्णय सुनाएंगे।
ये सारी बातें बताई गई हैं। हालांकि इससे पहले भी हमने सीपीसी की धारा 33 में इस बात को पढ़ाया है, डिटेल्ड पढ़ाया है सीआरपीसी में धारा 353 में। फिर आदेश 21 नियम 18। आदेश 21 जो है आपकी सीपीसी का सबसे लंबा आदेश है, सबसे पूछा जाता है सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो ऑर्डर 21 है। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जैक्टली निष्पादन से संबंधित है। चाहे वो किसी चीज़ का निष्पादन में मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, कंप्लीट करना, पूरा करा देना। तो आदेश 21 नियम 18 एग्जैक्टली पितृ डिक्रियों की दशा में निष्पादन से संबंधित है। कहने का मतलब है आदेश 21 नियम 18 में पितृ डिक्रियों की दशा में निष्पादन, इसका वर्णन किया गया है। इस आदेश 21 नियम 18 के पहले पॉइंट में आपको बताया गया है, पहली बात बताई गई है, पहला नियम बताया गया है कि जहां न्यायालय को आवेदन दिया जाए, दो पक्षकार हैं, एग्जैक्टली इसको मैटर को थोड़ा सा सारांश में आप समझ लीजिए। दो पक्षकार हैं, दोनों पक्षकार एक दूसरे के विरुद्ध क्या हैं, डिक्री पारित कराने के हकदार हैं। तो होगा क्या, कहने का मतलब है दोनों का एक दूसरे पे कुछ ना कुछ आ रहा है, दोनों एक दूसरे के प्रति डिक्री का निष्पादन कराने के लिए हकदार हैं। तो वहां होगा क्या, का पॉइंट में बात बता दी गई है कि अगर दोनों राशियां बराबर हैं, कहने का मतलब है हम डिक्रीदार हैं और आप दूसरा पक्षकार हैं, हमारा भी आप पर 1000 रुपया आ रहा है, आपका भी हम पर 1000 रुपया आ रहा है, दोनों की राशियां बराबर हो गई। तो इस मामले में क्या करेगा न्यायालय, दोनों डिक्रियां अगर बराबर हैं तो दोनों डिक्रियों की तुष्टि प्रविष्ट करा देगा। कहने का मतलब है दोनों को एक दूसरे से न्यूट्रल करा देगा और डिक्री को कंप्लीट करा देगा। इस तरह से डिक्री का निष्पादन हो जाएगा। खा पॉइंट में बताया गया है कि अगर दोनों राशियां बराबर नहीं है तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हम आपसे 1000 रुपये लेने के हकदार हैं और आपका हमारे ऊपर 2000 रुपये आ रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो चूंकि आपका 2000 है तो हमारी 1000 रुपये की जो छोटी राशि है 1000 रुपये घटा के आपके लिए हमारे विरुद्ध आदेश करेगा कि इनसे आप 1000 रुपये का निष्पादन करा लीजिए। और इस तरह से जो हमारी डिक्री थी 1000 रुपये की, उसकी तुष्टि प्रविष्ट कर दी जाएगी कि इनकी डिक्री कंप्लीट हो गई है। और फिर जब हम आपका 1000 रुपया दे देंगे जो हमारे ऊपर आपका आ रहा है, तो वो हमारी जो आपकी बड़ी डिक्री थी 2000 रुपये की, उसकी भी तुष्टि मतलब कंप्लीशन प्रविष्ट कर दिया जाएगा, कंप्लीट हो जाएगी। इसमें दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि एग्जैक्टली ये आदेश 21 नियम 18 लगेगा कहाँ पर। तो दूसरा पॉइंट ये कंप्लीट करता है कि इस नियम का मतलब ये है, आदेश 21 नियम 18 का ये नियम वहीं पर लगेगा कि दोनों डिक्रीदार, जैसे हमें भी आपसे कुछ प्राप्त करने का अधिकार है, आपको भी कुछ प्राप्त करने का हमसे अधिकार है। तो दोनों डिक्रीदार क्या होना चाहिए, एक दूसरे के निर्णीत ऋणी होना चाहिए। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इसमें यह बताई गई है कि ये आदेश 21 नियम 18 कहाँ नहीं लगेगा, ये ध्यान से याद रखिएगा। आदेश 21 नियम 18 हमने ऊपर लिखा हुआ है। तीसरे पॉइंट में ये बताया है कि आदेश 21 नियम 18 कहाँ नहीं लगेगा, तो बिल्कुल क्लियर कह दिया, का पॉइंट में बता दिया कि अगर मान लीजिए क्या हो, अगर पक्षकार एक दूसरे के निर्णीत ऋणी नहीं है, मतलब हम लोग आपस में एक दूसरे के विरुद्ध पक्षकार हैं और एक दूसरे के निर्णीत ऋणी हैं। अगर हम लोग एक दूसरे के निर्णीत ऋणी ना होते तो ये आदेश 21 नियम 18 ना लगता। दूसरे खा पॉइंट में बता दी गई है कि डिक्रियों के अधीन शुद्ध जो रकम है, जो रकम हमारे आपके ऊपर या हमारी आपके ऊपर है, वो निश्चित होना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि आपका हम पर 2000 रुपया है, ये फिक्स है, निश्चित है, और हमारा आप पर 1000 रुपया है, ये भी फिक्स है। आप हमारे 1000 रुपये देनदार हैं और हम आपका 2000 रुपये के देनदार हैं। तो इस तरह से ये राशियां निश्चित हैं और दोनों एक दूसरे के देनदार हैं, दोनों एक दूसरे के निर्णीत ऋणी हैं, इसलिए आदेश 21 नियम 18 यहाँ पर लग सकेगा। फिर आदेश 21 नियम 32 को देख लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आदेश 21 नियम 32, इसमें एग्जैक्टली 3 बातों को समझना है आपको। पहले तो इसकी हेडिंग समझ लें, विनिर्दिष्ट पालन के लिए दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री।
कहने का मतलब 3 बातें हैं यहाँ पर। विनिर्दिष्ट पालना मतलब स्पेसिफिक, विनिर्दिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, किसी चीज़ को स्पेसिफिक, इस किसी डिग्री का स्पेसिफिक रूप से पालन कराना है, या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए। हम आपको हिंदू लॉ पढ़ाएंगे तब उसमें आपको पढ़ाएंगे दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन क्या होता है। तो दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या फिर व्यादेश के लिए कोई डिक्री है तो उस मामले में क्या होगा। तो इसके पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई डिक्री क्या है, विनिर्दिष्ट पालन के लिए हो, किसी संविदा के विशिष्ट पालन के लिए हो, या दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए हो, या व्यादेश, व्यादेश कहते हैं इंजंक्शन, इंजंक्शन कहते हैं किसी काम को रोक देना, स्टे कर देना, या अंतरिम आदेश दे देना, कोई रुकावट डाल देना। तो प्रतिस्थापन के लिए है या व्यादेश के लिए कोई डिक्री पारित की गई है और उस डिक्री का न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि जो निर्णीत ऋणी है वो डिक्री का पालन करे, डिक्री को निष्पादित कराए। डिक्री को पालन कराने में अगर डिक्री का पालन कराए ऐसा आदेश हो चुका है, फिर भी निर्णीत ऋणी क्या होता है, डिक्री का पालन नहीं कर रहा है, उससे बच रहा है, जानबूझ के उसकी अवज्ञा कर रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, यहाँ पर यह आदेश दे सकेगा कि अगर ऐसी डिक्री जो है दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए है तो न्यायालय आदेश कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की कर ली जाए। दूसरी बात, अगर ऐसी डिक्री विनिर्दिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए है जिसका न्यायालय ने आदेश दे दिया है पालन कराने के लिए, फिर भी अगर निर्णीत ऋणी अवज्ञा कर रहा है तो न्यायालय यहाँ पर आदेश देगा कि ऐसे व्यक्ति को या तो सिविल कारागार में निरोध किया जाए, बंद किया जाए, या फिर इसकी संपत्ति की कुर्की कर ली जाए, या फिर दोनों ही प्रोसेस या दोनों ही रीति से डिक्री का निष्पादन कराया जाए, पूर्ति कराई जाए, ऐसा आदेश दे सकेगा न्यायालय। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि 3 बातें थी, दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन के लिए या फिर व्यादेश के लिए या प्रतिस्थापन या फिर विनिर्दिष्ट पालन के लिए। तो दाम्पत्य अधिकारों के पालन के लिए है तो सिर्फ संपत्ति की कुर्की होगी, बाकी विनिर्दिष्ट पालन या व्यादेश के लिए संपत्ति की कुर्की करा सकेगा न्यायालय, या फिर सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा, या फिर दोनों कार्रवाइयाँ करा सकेगा न्यायालय डिक्री को निष्पादित कराने के लिए, प्रवर्तित कराने के लिए, कंप्लीट कराने के लिए। दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अगर कोई पक्षकार है जिसके विरुद्ध विशिष्ट पालन के लिए या व्यादेश के लिए डिक्री पारित की गई थी और ऐसा पक्षकार अगर निगम है तो वहाँ पर डिक्री का पालन क्या किया जाएगा, निगम की संपत्ति की कुर्की द्वारा, या न्यायालय इजाज़त दे सकेगा कि उस निगम का कोई निदेशक जो, क्योंकि वो, या फिर कोई प्रधान अधिकारी, जो भी उस निगम का प्रधान अधिकारी होगा, चाहे वो निदेशक हो या कोई भी अधिकारी हो, तो चूंकि ऐसी डिक्री में व्यक्ति को सिविल कारागार में निरुद्ध किया जाता तो निदेशक या प्रधान अधिकारी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने का आदेश दे सकेगा, या फिर संपत्ति की कुर्की या फिर निरोध और कुर्की दोनों कराने का आदेश दे सकेगा न्यायालय। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि जहां उपनियम 1 या उपनियम 2 के अधीन की गई कोई कुर्की 6 महीने तक परिवर्तित रह चुकी है, वहां यदि निर्णीत ऋणी का आज्ञा अनुपर्तन नहीं हुआ है, कहने का मतलब है कुर्की हुए जो उपनियम 1 और उपनियम 2 में बात की गई थी, ऐसी कुर्की हो चुकी है और कुर्की किए हुए न्यायालय को 6 महीने बीत चुके हैं, 6 माह बीत चुके हैं। अब बेचारा निर्णीत चाहता है कि उसका न्यायालय उसकी जो कुर्की हुई है उसको कंप्लीट कराए, एग्जीक्यूट कराए, डिक्रीदार को कुछ मिलना चाहिए। तो डिक्रीदार क्या करेगा, आवेदन करेगा उस न्यायालय में, कहेगा कि इसकी संपत्ति का विक्रय किया जाए, जिसकी आपने कुर्की की है उसको विक्रय कर दीजिए, और न्यायालय ऐसा कुर्की के बाद 6 महीने को, जब कुर्की के 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो विक्रय करने का जब आवेदन डिक्रीदार देगा तो उसके आवेदन पर ऐसी संपत्ति के विक्रय का आदेश दे सकेगा और कहेगा कि जितना भी डिक्रीदार का, मान लीजिए 6 लाख की संपत्ति बिकी और डिक्रीदार
डिक्री हुई है 5 लाख की, तो न्यायालय इस तरह से कहेगा कि 5 लाख रुपए इनके डिक्रीदार को दे दिए जाएं, बाकी जो 1 लाख रुपया बच रहा है तो क्या किया जाए, वो ऋणी को वापस कर दिया जाए। कहने का मतलब है न्यायालय कुर्की के 6 महीने के बाद आदेश दे सकेगा कि कुर्की हुई संपत्ति को बेच दिया जाए। बेचने के बाद जो भी डिक्रीदार की बकाया राशि है उसको प्रदान कर दिया जाए। उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो वो निर्णीत ऋणी को वापस कर दिया जाए। फिर आदेश 21 नियम 35 में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थावर संपत्ति के लिए डिक्री। स्थावर चूंकि आप जानते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं, नॉन मूवेबल प्रॉपर्टी को कहते हैं। तो हुआ क्या है, कोई डिक्री स्थावर संपत्ति के लिए प्रदान कर दी गई है और अगर डिक्री की जाती है स्थावर संपत्ति से संबंधित, तो यहाँ पर डिक्री के साथ साथ न्यायालय को ये भी अधिकार है कि वो जिस पक्षकार के पक्ष में डिक्री हुई है उस पक्षकार को ऐसी संपत्ति पर कब्जा दिलाए, और अगर उसको कोई अपोज कर रहा है, चाहे वो निर्णीत ऋणी हो या उससे संबंधित कोई व्यक्ति हो जो उस संपत्ति को जिसके बारे में न्यायालय ने डिक्री दे दी है उस संपत्ति को खामखा में कब्जा किए हुए है या ज़बरदस्ती कर रहा है या खाली नहीं कर रहा है, तो न्यायालय आदेश द्वारा क्या करेगा, उस संपत्ति को खाली कराएगा, और अगर उसमें बल प्रयोग करना होगा तो बल द्वारा उस संपत्ति स्थावर संपत्ति की डिक्री के निष्पादन में बल प्रयोग करके उस व्यक्ति को हटाएगा जो जबरदस्ती उस संपत्ति पर कब्जा करना चाह रहा है या किए हुए है। फिर दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि जहां स्थावर संपत्ति, अगर कोई स्थावर संपत्ति है और वो संयुक्त संपत्ति है, तो ऐसी संयुक्त संपत्ति के बारे में क्या करेगा न्यायालय, एक डोंडी पिटवाएगा। डोंडी का मतलब ढोल वगैरह बजवा के, और या जो भी रूढ़िक तरीका हो उस तरह से ढोल बजवा के कहेगा कि इनकी इतनी संपत्ति के इतने हिस्से की डिक्री हो गई है और इनके पक्ष में हो गई है, इसलिए इस पूरे मकान की, इस हवेली का इतना हिस्सा इस व्यक्ति को दिया जाए। इस तरह से स्थावर संपत्ति के संबंध में डिक्री होती है। कहने का मतलब है स्थावर संपत्ति के संबंध में जो डिक्री पारित करता है न्यायालय, उस डिक्री पारित के करने के साथ साथ न्यायालय ये भी आदेश दे सकेगा कि और कोई व्यक्ति अगर उस डिक्री के निष्पादन में रुकावट पैदा कर रहा है, कोई आपत्ति कर रहा है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वहाँ से बेकब्जा करे न्यायालय, बल द्वारा करे, बल प्रयोग कर सकता है और उस संपत्ति को खाली करा के उस व्यक्ति को जो डिक्रीदार है उसके पक्ष में निष्पादन कंप्लीट करा देगा। और संयुक्त संपत्ति के संबंध में क्या करेगा, डोंडी पिटवा कर न्यायालय कंप्लीट करा देगा उस डिग्री के निष्पादन को। फिर आदेश 21 नियम 92, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है मगर कभी कभार पूछा जाता है, इसको भी समझ ले। आदेश 21 नियम 92 कहता है विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा या अपास्त कर दिया जाएगा। तो पहले पॉइंट में बताया गया है कि विक्रय कब आत्यंतिक हो जाएगा और दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि विक्रय कब अपास्त करते हैं, खत्म कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है पहले पॉइंट में बता दी गई बात, अगर इसी आदेश 21 के नियम 89, 90 या 91 के अधीन कोई आवेदन नहीं किया जाता है, कहने का मतलब विक्रय कंप्लीट हो गया और किसी पार्टी ने कोई अपोज नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया, तो क्या होगा, वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, ये मान के चलेगा कि इस संपत्ति के विक्रय के बारे में कोई आपत्ति नहीं है और इस तरह से ये विक्रय जो है आत्यंतिक या कंप्लीट या एब्सोल्यूट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पॉइंट करता है कि अगर कोई उपयुक्त के अनुसार कोई आवेदन कर दिया जाता है, कौन सा, नियम 89 के अनुसार आवेदन कितने दिन के अंदर कर दिया जाता है, 60 दिन के अंदर। कहने का मतलब है विक्रय किए जाने के 60 दिन के भीतर अगर कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष आता है और कहता है कि साहब ये हमारी संपत्ति गलत तरीके से विक्रय कर दी गई है, तो न्यायालय के समक्ष वो आएगा। तो अगर न्यायालय को लगेगा तो न्यायालय क्या करेगा, उस विक्रय को अपास्त कर देगा, खत्म कर देगा। ये होता है कि कब विक्रय कंप्लीट होगा, कब विक्रय अपास्त कर दिया जाएगा। फिर आ जाइए अब आदेश 23 नियम 3। HJS में प्रश्न आया था 2020 में, वाद में समझौता। हालांकि इस तरह से आया था कि संधि पत्र से आप क्या समझते हैं, तो
आदेश 23 नियम 3 कोई वाद में समझौता या इसी को कहते हैं संधि पत्र। तो संधि पत्र को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। इसमें कहा गया है कि अगर न्यायालय का ये समाधान हो जाता है कि दोनों पक्षकार ये करार कर चुके हैं या समझौता आपस में कर चुके हैं, या फिर प्रतिवादी वादी की जो उसके ऊपर वाद किया है वादी ने, उस विषय वस्तु को जिसके बारे में विवाद है, या प्रतिवादी कोई और संपत्ति देकर क्या कर रहा है, मामले को रफा दफा कर दे रहा है, करार कंप्लीट हो जा रहा है या समझौता पूरा हो जा रहा है और इस तरह से मामला निपट जा रहा है, तो न्यायालय क्या करेगा, वहाँ पर आदेश दे सकेगा कि ठीक है, आप लोग दोनों पक्ष सहमत हो गए हैं और इसलिए हम आपका ये आपस में करार है, ये समझौता है, इसको हम कंप्लीट करा देते हैं, इसकी हम तुष्टि अवलिखित कर देते हैं, इसको हम आदेश के रूप में आपको इस समझौते को आप लोगों के बीच चूँकि समझौता हो गया है और इसलिए हम इस मामले को यहीं कंप्लीट करा देते हैं, इस मामले की तुष्टि करा देते हैं। इसमें एक बात और है, हो सकता है प्रतिवादी के पास उस संपत्ति से तुष्टि ना हो रही हो, तो दूसरी संपत्ति के जरिए भी प्रतिवादी उस मामले का समझौता कर सकता है। कहने का मतलब आपकी कहीं पर ज़मीन थी, प्रतिवादी ने उस पर कोई कब्जा कर लिया, अब वो प्रतिवादी कहता है कि हम कहीं और आपको ज़मीन दे देंगे और आप तैयार हो गए हैं, तो न्यायालय क्या करेगा, उस ज़मीन के बदले कहीं और ज़मीन, चूँकि आप भी लेने को तैयार हैं, प्रतिवादी भी देने को तैयार है, तो ये कहलाएगा संधि पत्र। इस तरह से मामले को न्यायालय निपटा देगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। आदेश 23 नियम 3 संधि पत्र। फिर आदेश 23 नियम 3 का ये एग्जैक्टली वाद का वर्जन से संबंधित है। इसमें ये बात कही है, जो अभी आपने आदेश 23 नियम 3 में पढ़ा था, उसी का ये वर्जन है। वर्जन का मतलब बार है, रुकावट है। कहने का मतलब ये है, आदेश 23 नियम 3 का ये कहता है, 3 का में ये बात कही गई है कि अगर कोई डिक्री संधि पत्र के अनुसार पारित हो गई है, समझौता हो गया आप लोगों में, तो अब आप आगे जाके जो कोई भी पक्षकार ये बात नहीं ला सकेगा कि जो डिक्री हुई थी, जो समझौता हुआ था, जो समझौता के आधार पर डिक्री पारित हुई थी, वो विधिपूर्ण नहीं थी। कहने का मतलब है, एक बार आपने समझौता कर लिया, न्यायालय ने निर्णय दे दिया, न्यायालय ने समझौते को कंप्लीट करा दिया, अब आप आगे जाके ये वाद प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे कि जो आप लोगों के बीच समझौता हुआ था वो विधिपूर्ण नहीं था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो निर्णय हमने लिखा है, त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह मृत हैं, ये तो मृत हो जाता है तो द्वारा विधिक प्रतिनिधि मामला चलता है, और AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट का ये केस है। एग्जैक्टली ये आदेश 23 नियम 3 और आदेश 23 नियम 3 का और आदेश 23 नियम 1 का से संबंधित है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समझौता आज्ञप्ति को केवल उस मामले के पक्षकार ही चुनौती दे सकते हैं, और वो भी केवल उसी न्यायालय में जिसमें समझौता आज्ञप्ति पारित किया गया था। कहने का मतलब है, अगर आप लोगों के बीच संधि पत्र हो गया है तो सिर्फ आप पक्षकार ही उस मामले को चुनौती दे सकते हैं और उसी न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं जिस न्यायालय ने क्या किया है, समझौता को निष्पादित कराया है। दूसरे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आदेश 23 नियम 3 और आदेश 23 नियम 3 का तथा आदेश 43 नियम 1 का के बारे में समझौता आज्ञप्ति के विरुद्ध ना तो पृथक वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा और ना ही कोई अपील होगी। कहने का मतलब है, एक बार दोनों पक्ष के बीच में समझौता हो गया है तो ना तो वो पक्षकार क्या कर सकते हैं, वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि आदेश 23 नियम 3 का में था, ना ही कोई वाद प्रस्तुत कर सकते हैं और ना ही कोई अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए जो अपीलार्थी ने अपील की थी समझौते के बाद, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस अपीलार्थी की अपील को निरस्त कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब आप आ जाइए आदेश 33 नियम 1। आदेश 33 नियम 1 एग्जैक्टली निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद संस्थित किए जा सकेंगे, इससे संबंधित है। पूछा जाए आपसे कि निर्धन व्यक्ति वाद संस्थित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। किस आदेश के अंतर्गत कर सकते हैं, तो आदेश 33 नियम 1 के अंतर्गत निर्धन व्यक्ति वाद संस्थित कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या है, आपको समझना क्या है, एग्जैक्टली इस
आदेश 33 नियम 1 में ये तो बात क्लियर हो गई कि निर्धन व्यक्ति वाद संसित कर सकेंगे, मगर बात ये बताई गई है स्पष्टीकरण में कि निर्धन व्यक्ति होते कौन है, उनको बताया गया है। तो आप निर्धन व्यक्ति को समझ ले। स्पष्टीकरण 1 में बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति वो व्यक्ति है जिसके पास डिक्री के निष्पादन में जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित जो संपत्ति है उसको छोड़ दिया जाए, उसकी कुर्की अगर हो गई तो जो विवादित वस्तु है उसको छोड़ दिया जाए, तो उस व्यक्ति के पास अगर वाद पत्र के लिए विधि चुकाने के लिए या विधि जो भी फीस है उस वाद पत्र के लिए वो फीस चुकाने का पैसा ना हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्धन व्यक्ति। कहने का मतलब है जो जिस मामले के बारे में डिक्री होना है, जो विवादित वस्तु है, उसके अलावा उस व्यक्ति के पास इतना भी पैसा नहीं है कि उस वाद पत्र पर वो क्या करे, जो फीस है सरकारी फीस वो दे सके। अगर वो इस लायक भी नहीं है तो ऐसा व्यक्ति क्या है? निर्धन व्यक्ति है। दूसरे पॉइंट में बता दी गई बात, खा पॉइंट में, कि जहाँ कोई फीस विहित नहीं है, अगर मान लीजिए कहीं फीस है ही नहीं, वाद पत्र में कोई फीस विहित नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 1000 रुपये की भी संपत्ति ना हो, उस संपत्ति को छोड़कर जो डिक्री के निष्पादन से संबंधित है या कुर्की से संबंधित है, उस संपत्ति को छोड़कर अगर उसके पास 1000 रुपये मूल्य की भी संपत्ति नहीं है तो भी वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति माना जाएगा, वो व्यक्ति निर्धन व्यक्ति होगा। और ऐसे व्यक्ति को आदेश 33 नियम 1 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। इसी से संबंधित आपको एक आदेश यहाँ पर आदेश 33 था जो कि निर्धन व्यक्ति के वाद से संबंधित था। इस ऐसा ही आदेश आपके पास 44 है, 44 तो आदेश 44 एग्जैक्टली निर्धन व्यक्ति द्वारा वाद एवं अपील की पोषणी था। कहने का मतलब है आदेश 44 में बताया गया है कि निर्धन व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकेंगे आदेश 44 के अनुसार। कहने का मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाए कि निर्धन व्यक्ति अपील प्रस्तुत कर सकता है तो बिल्कुल कर सकता है। किस आदेश के अंतर्गत कर सकता है तो आप बताएंगे आदेश 44 से संबंधित है निर्धन व्यक्ति द्वारा अपील किया जाना। अब एक केस आपको हमने समझाना है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली आप निर्धन व्यक्ति के वाद के भी संबंध में लिख सकते हो और निर्धन व्यक्ति के अपील के मामलों में भी, मतलब आदेश 33 में भी आप इस वाद को, इस केस को लिख सकते हैं, निर्णय को, और आदेश 44 में भी लिख सकते हैं। ये निर्णय क्या है? सुशील थॉमस अब्राहम बनाम मेसर्स स्काईलाइन बिल्डर्स EIR 2019 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में एग्जैक्टली हुआ ये था कि कोई व्यक्ति क्या हुआ, निर्धन व्यक्ति था और निर्धन व्यक्ति के अनुसार के अंतर्गत क्या हुआ, वो वाद लाया, उसका वाद सुना गया। बाद में वो निर्धन व्यक्ति के माध्यम से कि हम निर्धन है, और फिर अपील भी की उसने आदेश 44 के अनुसार। तो अपील न्यायालय ने क्या किया, उसकी अपील को निरस्त कर दिया कि आप, क्योंकि आपने पहले वाद प्रस्तुत किया था तो आप निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते थे, तो इस बेस पर क्या किया ये व्यक्ति क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि मात्र ये कि किसी निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद को आदेश 33 नियम 1 के तहत अस्वीकार कर दिया गया था, इसी आधार मात्र पर उसके निर्धन के रूप में अपील को भी आदेश 44 नियम 1 के द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस व्यक्ति को निर्धनता के आधार पर इसका वाद अस्वीकार कर दिया गया था, तो इसी आधार पर आप अपील को भी निरस्त नहीं कर सकते। हो सकता है उस वक्त ये व्यक्ति, जब इसने आवेदन किया था उस वक्त हो सकता है ये निर्धन नहीं रहा हो, और बाद में ये क्या हुआ, जब अपील करने आया तो ये निर्धन हो गया। तो अब इसकी आप अपील न्यायालय को क्या करना चाहिए, आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि उच्च न्यायालय को आदेश 44 नियम 3 के अंतर्गत स्वयं जांच करके ही ऐसे आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए। कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाद प्रस्तुत किया था, तो हो सकता है उस वक्त हालात अलग रहे हों, अपील के टाइम हालात इस व्यक्ति के अलग रहे हों, तो उच्च न्यायालय को चाहिए कि जब वो निर्धन व्यक्ति की अपील को सुने तो उससे पहले वो अपने आप जांच पड़ताल करे, और इस बात पर जब उसका विश्वास हो जाए, जब पूर्ण रूप से वो इस निष्कर्ष पर पहुंच जाए कि वो निर्धन है या नहीं है,
तभी उसको निर्धन व्यक्ति का अपील को सुनना चाहिए या फिर नहीं सुनना चाहिए, ये निर्णय बाद में उच्च न्यायालय का है। कहने का मतलब है मात्र विचारण न्यायालय के आधार पर आप निर्धन व्यक्ति की अपील को अस्वीकार नहीं कर सकते, आपको खुद जांच करना पड़ेगी। अब जब वो अपील कर रहा है इस वक्त वो निर्धन है या नहीं है, ये भी हमने नीचे यही लिखा हुआ है। निर्धन व्यक्तियों द्वारा अपीलें आदेश 44 के अंतर्गत होती हैं। इसमें भी आदेश 44 नियम 1 में बताया गया है कि निर्धन होने का ज्ञापन अपील प्रस्तुत करते समय देना होगा। कहने का मतलब है अगर निर्धन व्यक्ति कोई अपील प्रस्तुत कर रहा है तो एक ज्ञापन तैयार करेगा कि हम निर्धन हैं, हमारे पास अपील को कंप्लीट कराने के लिए, अपील की विहित फीस जमा करने के लिए या जो कोर्ट का प्रोसेस है इसकी फ़ीस जमा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, ऐसा ज्ञापन आपको नियम 1 के अंतर्गत देना होगा। फिर नियम 3 के अंतर्गत जो न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, जो अपील को सुन रहा है सुनेगा, उच्च न्यायालय निर्धन व्यक्ति की अपील को सुनेगा। वो न्यायालय स्वयं क्या करेगा, जांच करेगा कि ऐसा आवेदक जो निर्धन व्यक्ति के रूप में अपील कर रहा है कि सचमुच में वो निर्धन है या नहीं है। अगर उस उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वो निर्धन है तो अपील को सुन लेगा, अगर उसको लगता है ये निर्धन नहीं है तो उसकी अपील को क्या करेगा, निरस्त कर देगा। फिर आदेश 39 नियम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया आदेश 39 नियम 1 में वे दशाएं जिनमें अस्थायी व्यादेश दिया जा सकेगा। अस्थायी व्यादेश होता है टेम्परेरी इंजंक्शन। क्या मतलब है इसका, कब बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न कि न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय को शपथ पत्र द्वारा या अन्यथा ये साबित हो जाए। क्या साबित हो जाए, कहने का मतलब है कौन सी दशाएं हैं जिनमें न्यायालय क्या करेगा, अस्थायी व्यादेश देगा। तो न्यायालय को कोई शपथ पत्र दे या फिर अन्यथा कोई साबित कर दे। क्या साबित कर दे, ये अगर 3 चीज़ें साबित हो जाएं, ये 3 चीज़ें अगर साबित हो गई हैं तो न्यायालय क्या करेगा, इन 3 चीज़ों के अंतर्गत अस्थायी व्यादेश देने का आदेश दे सकेगा। पहली बात क्या है, आपको पूछा भी जाता है कि ये जो आदेश 39 नियम 1 है ये वादी प्रतिवादी दोनों को लागू होता है या सिर्फ प्रतिवादी को। तो अगर दोनों आ जाएगा तो आप आंसर प्रतिवादी करेंगे, वादी प्रतिवादी आंसर आ जाए दोनों ना हो तो आप प्रतिवादी को टिक करेंगे, और सिर्फ वादी हो तो आप वादी भी टिक कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो आदेश 39 नियम 1 है ये 80% प्रतिवादी के विरुद्ध है और वादी के पक्ष में है। कहने का मतलब है आदेश 39 नियम 1 के अनुसार वादी को ज़्यादा अधिकार प्राप्त हैं अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के विद रिस्पेक्ट टू प्रतिवादी। प्रतिवादी को सिर्फ इस आदेश 39 नियम 1 के अनुसार 20% का फायदा है, 20% अधिकार है, जबकि वादी को 80% का अधिकार है। क्यों है, देखें आप। एक पॉइंट, पहला पॉइंट है वो दोनों के बारे में है कि हुआ क्या है। पहले पॉइंट का में ये बता दिया गया है कि जो विवादग्रस्त वस्तु है, संपत्ति है, उस संपत्ति को ये खतरा महसूस हो रहा है कि कोई भी पक्षकार इसमें हो गए वादी और प्रतिवादी दोनों, उसका दुर्व्यय करेंगे, मतलब बर्बाद कर देंगे, या उसको नुकसान पहुंचाएंगे, या अन्य संक्रांत कर देंगे उसको। कहने का मतलब किसी तरीके से बेच बाच देंगे, या डिक्री के निष्पादन में उसका सदोष विक्रय कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि पॉइंट का के अनुसार कोई भी पक्षकार अस्थायी व्यादेश के लिए न्यायालय के समक्ष जा सकता है और कह सकता है कि अगर ऐसा अस्थायी व्यादेश का आदेश नहीं दिया गया तो ऐसी संपत्ति को ये खतरा है, ये नुकसान हो सकता है, ये बेची जा सकती है, तमाम बातें। इसलिए पहला पॉइंट वादी और प्रतिवादी दोनों को अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। खा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ वादी के लिए है। क्यों है ये खा पॉइंट, कहता है प्रतिवादी अपने लेनदारों को कपट वंचित करने की दृष्टि से अपनी संपत्ति को हटाने या वैनित करने की धमकी देता है या आशय रखता है। कहने का मतलब है
प्रतिवादी क्या कर रहा है, वादी को धमकी दे रहा है कि मैं संपत्ति बेच डालूंगा और मेरे लेनदार हैं उनको ये पैसा बांट दूंगा और तुमसे संपत्ति छीन लूंगा, इसलिए वादी को अधिकार ज़्यादा हो गया। देखिए ये पक्ष जो खा पॉइंट है ये वादी के पक्ष में चला गया। तीसरा पॉइंट भी वादी के पक्ष में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रतिवादी वादी को वाद में विवादग्रस्त किसी संपत्ति को वे कब्जा करने की या उस संपत्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है। कहने का मतलब है प्रतिवादी धमकी दे रहा है कि तुमको, वादी को धमकी दे रहा है कि तुम्हारा सामान उठा के फेंक दूंगा, तुम्हें भगा दूंगा, या फिर उसको कह रहा है तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तो इस तरह की धमकी दे रहा है, इसलिए ये दोनों ही पॉइंट प्रतिवादी के विरुद्ध हो गए और वादी के पक्ष में हो गए। इसलिए अस्थायी व्यादेश प्राप्त करने का अधिकार वादी को ज़्यादा है, प्रतिवादी को कम है। मेनली ये जो आदेश 39 नियम 1 है, मेनली ये आदेश वादी के लिए बना है, मगर कभी कभार प्रतिवादी भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो ऐसे अगर 3 बातें हैं तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, ऐसी प्रॉब्लम को, ऐसे बेचने को, ऐसे क्षय को रोकने के लिए, निवारित करने के लिए आदेश दे सकेगा न्यायालय जैसा वो ठीक समझे, और ये भी आदेश करेगा कि जब तक मामला पूरी तरह से ना निपट जाए या कोई अतिरिक्त आदेश ना दिया जाए तब तक इस यथास्थिति बनाई रखी जाए। ये होता है अस्थायी व्यादेश। इससे संबंधित एक निर्णय है सुमित्रा देवी आनंद बनाम शांति देवी AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि डिक्री के विरुद्ध व्यादेश प्रदान किया जा सकता है यदि ये साबित कर दिया जाए कि डिक्री प्रतिरूपण द्वारा प्राप्त की गई थी। अगर कोई डिक्री प्रतिरूपण द्वारा प्राप्त की गई है तो उस डिक्री के विरुद्ध क्या होगा, जो अस्थायी व्यादेश है उसका आदेश दिया जा सकेगा। ऐसा बताया गया सुमित्रा देवी आनंद बनाम शांति देवी AIR 2005 सुप्रीम कोर्ट के केस में। फिर आदेश 40 नियम 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसीवरों की नियुक्ति। क्या मतलब है, न्यायालय क्या करेगा, पहले पॉइंट में बताई गई ये बात, न्यायालय को अगर ये लगता है और न्याय संगत लगता है और सुविधापूर्ण लगता है कि रिसीवर नियुक्त किया जाना चाहिए तो वो क्या करेगा, पहली बात में बताया गया है किसी संपत्ति का रिसीवर चाहे डिक्री के पहले या बाद नियुक्त कर सकेगा। न्यायालय को न्याय संगत और सुविधापूर्ण प्रतीत हो तो वो क्या करेगा, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा। चाहे वो ऐसा रिसीवर डिक्री, चाहे तो डिक्री के पहले नियुक्त कर सकता है, चाहे तो डिक्री के बाद नियुक्त कर सकता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया है खा पॉइंट में, किसी संपत्ति पर से किसी व्यक्ति का कब्जा हटा सकेगा। जो कब्जा किए हुए है अगर रिसीवर नियुक्त किया जाता है तो उस व्यक्ति से कब्जा ले सकता है न्यायालय। फिर गा पॉइंट में बताई गई ये बात कि उस संपत्ति को रिसीवर के कब्जे, अभिरक्षा या प्रबंध के सुपुर्द कर सकेगा। उस व्यक्ति से कब्जा लेकर क्या करेगा न्यायालय, रिसीवर को कब्जा देगा, उसको अभिरक्षा देगा रिसीवर को, और प्रबंध के लिए सुपुर्द कर देगा कि अब आप इस संपत्ति की देख रेख करिए। चौथी और आखिरी बात है कि जो वादों के लाने के बारे में, वादों की प्रतिरक्षा करने के बारे में, और संपत्ति के लिए कोई आपन कहते हैं अनुमति के लिए, प्रबंध के लिए, संरक्षण के लिए, परिरक्षण के लिए, या सुधार के लिए, या भाटक मतलब किरायों के लिए, या लाभों को प्राप्त करने के लिए, जो भी काम संपत्ति से संबंधित होंगे, इन सब सारी संपत्तियों, इन सारे कामों की शक्तियां जो एक स्वामी को होती हैं, वो सारी शक्तियां क्या है, न्यायालय रिसीवर को प्रदान कर सकेगा। ये हो गई पॉइंट 1 की बात। पॉइंट 2 में ये बात बता दी गई है कि इस नियम के अंतर्गत न्यायालय कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी रिसीवर को प्रदान नहीं कर सकता कि जहां पर कोई स्वामी सचमुच में या पक्षकार सचमुच में उस संपत्ति का स्वामी हो। मतलब न्यायालय को लग रहा है कि ये व्यक्ति स्वामी है, ये संपत्ति का हकदार है, तो ऐसी संपत्ति के मामले में न्यायालय रिसीवर नियुक्त नहीं कर सकेगा। अब आपका ये मैटर ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है जो हम पहले पढ़ा चुके हैं। जैसे आदेश 41 मूल डिक्रियों की अपीलों से संबंधित है। तो मूल डिक्रियों की अपीलें क्या होती हैं, धारा 96 के अंतर्गत है। ये धारा हमने
सीपीसी की 96 धारा कंप्लीट रूप से आपको पढ़ाई हुई है। सॉरी। फिर आप आ जाइए आदेश 41 नियम 27, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। इस आदेश 41 नियम 27 में बताया गया है कि अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना। क्या मतलब है? जनरली क्या होता है, अपील न्यायालय कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं ले सकता, मगर कुछ अपवाद हैं, वो जो अपवाद हैं वो यहाँ बताए गए हैं। पहले देख लें हम। पहला पॉइंट में बताया गया है कि अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य, चाहे वो मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे। किंतु, अब ये किंतु के बाद आपको 3 एक्सेप्शन हैं, 3 अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? तीनों ही परंतु के याद रखने हैं। किंतु पहले पॉइंट में बताया गया का पॉइंट में कि उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इनकार कर दिया है जो ग्रहण किया जाना चाहिए था। कहने का मतलब है जो अपील हुई है जिस मामले की, उस डिक्री की जिस डिक्री की अपील हुई है, उस डिक्री पारित करने वाले न्यायालय ने क्या किया था, ऐसे साक्ष्य लिए नहीं थे, इनकार कर दिया था जिन साक्ष्यों को उस न्यायालय को, डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को लेना चाहिए था। खा पॉइंट में कहा गया है कि वो पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है ये सिद्ध कर देता है कि वो सम्यक तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वो डिक्री पारित की गई थी जिसके विरुद्ध अपील की गई है। कहने का मतलब है जिस मामले की अपील हुई है, जिस डिक्री की अपील हुई है, वो पक्षकार कह रहा है कि हम बहुत कोशिश किए मगर कोशिश करने के बावजूद भी हम ये साक्ष्य पेश नहीं कर पाए या फिर ऐसे साक्ष्य उस वक्त उपलब्ध नहीं थे, तो क्या करेगा न्यायालय? अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा। तीसरी और आखिरी बात है, अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा किए जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाए जाने के लिए समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतु के लिए करे। कहने का मतलब है अपील न्यायालय है, उसे खुद लगता है कि निर्णय सुनाने से पहले हमें ऐसे साक्ष्य मंगाने चाहिए या किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा की जानी चाहिए, तो वो न्यायालय क्या करेगा? अपील न्यायालय स्वयं आदेश द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य की मांग कर सकेगा। यही बात बता दी गई। तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना, दस्तावेज का पेश किया जाना, साक्षी की परीक्षा किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा। दूसरे पॉइंट में बात कह दी गई है कि अगर अपील न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य पेश किए जाने की या अपील न्यायालय अनुज्ञा देता है, वहां ऐसा न्यायालय साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा। कहने का मतलब है अगर अपील न्यायालय ने कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिया है, किसी भी वजह से लिया हो, चाहे वो प्रस्तुत ना किया गया हो या पक्षकार प्रस्तुत कर ना पाया हो या फिर न्यायालय ने स्वयं मंगाया हो, तो ऐसे कारणों को वो लेखबद्ध करेगा कि हमने इन कारणों से अतिरिक्त साक्ष्य लिया है और ऐसा मामले के लिए ज़रूरी था, तो उसको वो लेखबद्ध करेगा। आदेश 42 में अपील डिक्रियों की अपीलें, अपीलीय डिक्रियों की अपीलें मतलब द्वितीय अपील के बारे में बताता है आदेश 42, जो कि द्वितीय अपील के बारे में हमने आपको धारा 100 सीपीसी में पूरा पढ़ाया हुआ है। ये आप धारा 100 देख लें तो आपका आदेश 42 कंप्लीट हो जाएगा। फिर आदेश 46 जो है वो निर्देश से संबंधित है। हमने धारा 113 सीपीसी कंप्लीट पढ़ाई हुई है। तो अगर आपसे आदेश 46 पूछे, आदेश 46 नियम 1, तो आप निर्देश को लिख दें, धारा 113 को लिख दें। या आपसे आदेश 47 पूछा जाए पुनर्वलोकन, तो पुनर्वलोकन हमने आपको धारा 114 सीपीसी धारा मतलब आदेश 47 नियम 1 धारा 114 में पुनर्वलोकन के रूप में पढ़ाया है, विस्तृत रूप में पढ़ाया है। इस तरह से आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। फिर ये पूरी प्रक्रिया विधि कंप्लीट करा दी है। चूँकि हम आपको JLO का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, ये CPC आपकी कंप्लीट आज हो गई। CRPC हमने शुरू के दिनों में दी थी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो नीचे की तरफ आप चलते चले जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे डे 1 से लेके डे 10 तक हमने 10 दिनों में पूरी CRPC दी है और 5 दिनों में ये CPC दे दी है। तो CPC और CRPC का मिलाकर एक पेपर होगा। तो इन दोनों सब्जेक्ट को आप पढ़ लीजिए कायदे से। फिर हम आपको JLO राजस्थान का जो पेपर है उससे संबंधित
पूरे पेपर्स आपको देंगे लास्ट ईयर के विद एक्सप्लेनेशन देंगे। अभी हमने फ़िलहाल इससे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर भी करा दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पेपर्स, लास्ट ईयर के पेपर्स कॉन्स्टिट्यूशन के करा दिए हैं JLO राजस्थान के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए। ये मैटर HJS, PCSJ और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उन सब के लिए पर्याप्त मैटर है। प्री प्लस मेंस में बेस्ड ये मैटर है, इसलिए इस मैटर को सबको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले अब हम JLO का सिलेबस हमारा यहाँ पर आज कंप्लीट हो गया है। इससे पहले हम आपको एविडेंस भी पढ़ा चुके हैं, CRPC भी पढ़ा चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा चुके हैं। इसके बाद हम आपको JLO के लिए माइनर एक्ट्स और पढ़ा देंगे। फिर माइनर एक्ट्स के बाद आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा JLO का। तो इसलिए इस मैटर को जो भी कैंडिडेट आपके परिचित हों, जो भी तैयारी करने वाले हों, जो JLO राजस्थान का एग्ज़ाम दे रहे हों, उनको शेयर कर दें, या फिर HJS के कोई बंदे हों आपके पहचान में, PCSJ के हों, उन सबको ये मैटर शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।